आज मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले हम उस खतरे की बात करेंगे जिसका एहसास आपको अभी नहीं हो रहा है, जिससे लगातार हम आपको आगाह कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी साल फरवरी और मार्च के महीने में हम लगातार आपको कोरोना से आगाह करते रहे, भीड़ ना लगाने की सलाह देते रहे, लेकिन कोई नहीं माना और नतीजा पूरे के पूरे हिंदुस्तान ने देखा। भारत में दूसरी लहर के रूप में कोहराम मच गया। एक बार फिर तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें एक बड़ी भूमिका कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की होगी, जो भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसीलिए सावधान करने के लिए आज हमने इस खबर को चुना है। बाकी सारे मुद्दे पीछे हैं, बाकी सारे मुद्दे छोटे हैं। आपकी जान, आपका स्वास्थ्य सबसे पहले है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 53 केसेस आ चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले मिल गए हैं। कुल 28 केसेस अब हो गए हैं। राजस्थान में 6 मिल चुके हैं। कर्नाटक में 3 मरीजों की पहचान हो चुकी है। गुजरात में भी ओमिक्रॉन का चौथा मरीज मिल चुका है। दिल्ली में 6 मिल चुके हैं। केरल में 1 मरीज की पहचान हो गई है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, वहां भी 1-1 केस मिल चुका है। ये केस अभी तेजी से बढ़ेंगे। ये 2, 4, 5, 6, 7 कब 7,000 में तब्दील हो जाएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मास्क का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जगह जगह लोग भीड़ लगा रहे हैं। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी देखिए। कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ आप और आपकी जिम्मेदारी रोक सकती है। मास्क नहीं लगा के बैठे, आप मास्क क्यों लगाएं? क्यों लगाएं? कोरोना वगैरह से डर नहीं लग रहा? कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं। तो मैंने मास्क नहीं लगाया। मास्क अरे जेब में। आपको डर नहीं लगता? आप लोगों को बच्चे भी आपके साथ में। नहीं तो हम ही अकेले नहीं दिख रहे कि आपको। देश के बड़े शहरों की ये बेतहाशा भीड़ बता रही है कि लोगों को अब डर नहीं लग रहा। दूसरी लहर से ठीक पहले जब ऐसी भीड़ लगती थी तो लोगों में थोड़ा बहुत डर इसलिए था क्योंकि सबका वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। अब तो 1 डोज लगभग सभी को लग चुका है और बड़े शहरों में ज्यादातर लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। इसलिए ये भीड़ किसी से नहीं डर रही। आपको लगता है कि जो केसेस वगैरह आ रहे हैं वो सब झूठ है? ये सब झूठ है मैम, सब झूठ है। सर, आपको लगता है तीसरी लहर आने वाली है क्योंकि आपने मास्क जिस तरह से लगा रखा है, सबसे पहले खतरा आप ही को है? नहीं, कोई ऐसे शोर ही है, खाली जो होना था हो चुका है। लेकिन ऐसी भीड़ से सावधान रहना है क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दौर में ये भीड़ कोरोना फैला सकती है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वेरिएंट दुनिया के 65 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इसके सबसे ज्यादा 4,713 मामले यूके में हैं। इसके अलावा डेनमार्क में करीब 3400, नॉर्वे में 1176, साउथ अफ्रीका में 900, अमेरिका में 192 और कनाडा में 178 केस हैं। पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 12,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का सबसे ज्यादा कहर यूके में है। यहाँ तो ओमिक्रॉन के पहले मरीज की मौत भी हो चुकी है। इंग्लैंड में ज्यादातर लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके बावजूद ये वेरिएंट फैल रहा है। इसीलिए अब सरकार का जोर वैक्सीन का बूस्टर डोज देने पर है। ये भीड़ बूस्टर डोज लगाने के लिए ही है। वैक्सीन का तीसरा टीका लेने के लिए इंग्लैंड में लाखों लोग ऐसे ही लाइनों में खड़े रहे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंग्लैंड की सरकार ने रविवार को ही यह फैसला किया है कि 18 साल से ऊपर सभी को बूस्टर डोज दिया जाएगा। इस बीच ब्रिटेन में हुई एक स्टडी में एक चौंकाने वाली आशंका भी जताई गई है। इस स्टडी में कहा गया है कि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से 75,000 लोगों की मौत हो सकती है। अगर नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए तो अगले साल अप्रैल तक कहर फैल सकता है। ये भी कहा गया है कि अस्पताल में भर्ती होने के मामले रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकते हैं और हर रोज अस्पताल में 2000 से ज्यादा लोग भर्ती हो सकते हैं।
दुनिया में ओमिक्रॉन के केसेस को बढ़ने से रोकने के लिए बूस्टर डोज को अहम उपाय माना जा रहा है। इसीलिए इंग्लैंड जैसे देशों में लोगों को वैक्सीन की तीसरी डोज दी जा रही है, लेकिन भारत में बूस्टर डोज को लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। बूस्टर डोज के फायदे के एविडेंस पर अभी भी बहस चल रही है। मुझे लगता है कि इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है और ओमिक्रॉन का जहाँ तक अभी मालूम चला है कि बहुत ज़्यादा सीवियर इलनेस कॉज नहीं कर रहा है, यूजली माइल्ड इलनेस है जो अभी तक के सबूत आ रहे हैं। जो भी वैक्सीन है जो इम्यूनिटी दे रही है, ये देखा गया कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट उतना नहीं कर रही है, सीवियर इलनेस को ज़्यादा प्रिवेंट कर रही है। तो अगर हम ओमिक्रॉन के केस में कहें तो पहली चीज़ तो सीवियर इलनेस है ही नहीं, अधिकतर जो भी इलनेस है वो बहुत माइल्ड इलनेस हो रही है, तो क्यों देना। बूस्टर का इस प्रीमाइस पे देते हैं कि यह जो है इम्यूनिटी बढ़ाएगा और बीमारी को रोकेगा। अभी तक जो भी ग्लोबल साक्ष्य है हमारे पास वो ये दर्शाता है कि वैक्सीन जो है सीवियरिटी और डेथ कम करता है, इन्फेक्शन को रोकने में कारगर उतना नहीं है। तो बूस्टर डोज पर अभी एक्सपर्ट्स एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। कुछ जानकारों को ये लगता है कि तीसरी वेव रोकने के लिए बूस्टर डोज देना पड़ेगी, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन होता रहेगा और ये पता ही नहीं है कि म्यूटेट होकर जो वायरस अपने आप को तैयार करेगा वो खतरनाक कितना होगा। तो क्या हर बार बूस्टर शॉट इलाज होगा? एक बार फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तबाही मचा रहा है। बहुत से सेलेब्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। आप देखिए इस खबर को और फिर कह रहे हैं हम, सावधान हो जाइए। कभी खुशी कभी गम। डायरेक्टर करण जौहर की ये फिल्म आज से ठीक 20 साल पहले रिलीज हुई थी, 14 दिसंबर 2001 को। इसी की खुशी में करण जौहर ने 8 दिसंबर को अपने घर पर एक पार्टी दी थी जिसमें कुछ खास लोग शामिल हुए थे। ये वीडियो उसी पार्टी में जाते हुए सेलिब्रिटीज का है। सबसे पहले आप आलिया भट्ट को देखेंगे। इसके बाद एक ही कार से करीना कपूर, करिश्मा कपूर और अमृता अरोड़ा आई। तीनों एक ही सीट पर बैठी हुई थी और मास्क सिर्फ करिश्मा कपूर ने ही पहना हुआ था। बाद में अमृता अरोड़ा और करीना कपूर दोनों संक्रमित हुई। इसके अलावा इस पार्टी में सोहेल खान की पत्नी सीमा खान और संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर भी आई थी। अब ये भी संक्रमित हैं। पार्टी में अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा भी पहुंची थी। अब इस पार्टी में शामिल 4 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनकी इमारतों को बीएमसी ने सील करना शुरू कर दिया है। एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा ये कोरोना पॉजिटिव आ गए और अन्य 2 जन, कुल 4 जन इस पार्टी में जो शामिल थे उसमें कोरोना पॉजिटिव आ गया। और उसके बाद बीएमसी पूरी तरह से एक्शन मोड पर हमें देखने मिल रही है। करीना कपूर का जहां पर रहती है ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के सामने आप देख सकते हैं कि बैनर लगाया गया है जहां पर ये पूरी तरह से जो बिल्डिंग है वो सील की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया गया है। हालांकि करीना कपूर की तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें जिस पार्टी से कोरोना हुआ है वहां एक आदमी लगातार खांस रहा था। आखिरकार करीना कपूर खान को कोरोना कैसे हुआ, इस बारे में उनकी प्रवक्ता ने हमसे आधिकारिक रूप से बात की। करीना के मुताबिक वो एक डिनर पार्टी में अपनी बेहद करीबी दोस्त अमृता अरोड़ा के साथ गई थी। चुनिंदा लोग मौजूद थे और वहां पर एक शख्स मौजूद था जो लगातार खांसे जा रहा था और बीमार लग रहा था। करीना के मुताबिक उसी शख्स के जरिए ही कोरोना फैला है। कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई बहुत संवेदनशील रही है। पहली और दूसरी लहर में भी मुंबई में सबसे ज्यादा केस आए थे। एक बार फिर से एक साथ ऐसे केस आ रहे हैं जो अच्छे संकेत नहीं है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपना पूरा ख्याल रखिए। ओमिक्रॉन इस वेरिएंट से अपने आप को बचाइए। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के गले की फांस बन सकता है। बीजेपी आप जानते हैं किसान आंदोलन से अभी उभरी है। लखीमपुर कांड में के भंवर में अब साफ तौर पर फंसती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि 3 अक्टूबर को जो वारदात हुई उसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि वो उनके और उनके बेटे के खिलाफ साजिश है। लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट ये कह रही है कि साजिश तो किसानों की हत्या की हुई थी। साजिश अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने रची और अब इसी डायरेक्शन में जांच होगी। इस रिपोर्ट ने अजय मिश्र टेनी की कुर्सी जो है वो अब कमजोर कर दी है। चुनाव में बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि क्या अजय मिश्रा मंत्रिमंडल से बाहर होंगे कि बने रहेंगे और इसका चुनावी नफा नुकसान क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट से अब आप समझिए। फोटोग्राफ के माध्यम से, हजारों लोगों की उपस्थिति के माध्यम से, फोन का अगर सीडीआर देखेंगे, लोकेशन चेक करेंगे, उससे भी क्लियर है।
बेटे की भी जान चली जाती और मुझे लगता है कि इनकी साजिश। अपने बेटे के खिलाफ साजिश बता रहे हैं, वो दरअसल साजिश तो जरूर थी, लेकिन ऐसी नहीं जैसी देश के गृह राज्य मंत्री दावा कर रहे हैं। एक बार फिर डिटेल में सुनिए लखीमपुर कांड पर अजय मिश्रा टेनी ने क्या दावा किया है। आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। मंत्री जी के मुताबिक लखीमपुर कांड उनके बेटे को मारने की साजिश थी, लेकिन अब जो एसआईटी रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक साजिश अजय मिश्रा टेनी के बेटे को मारने की नहीं, बल्कि किसानों को कुचलने की थी, किसानों को सबक सिखाने की थी। लखीमपुर कांड को एसआईटी ने ना तो लापरवाही माना है और ना ही हादसा। एसआईटी के मुताबिक ये सोची समझी साजिश थी, जिसमें किसानों को जान से मारने की नीयत से उन्हें जीप से कुचलने का प्लान बनाया गया था। एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को साजिश का मास्टरमाइंड भी बताया है। जांच में मिले सबूतों के आधार पर एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए एसआईटी ने कोर्ट में अर्जी भी दे दी है। एसआईटी अब आरोपियों पर हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज कर रही है। इसके अलावा आरोपियों को दंगा करने, लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग करने और घातक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने की भी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट से अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इसका अंदाजा शायद अब मंत्री जी को भी हो गया है। इसीलिए मंत्री जी लखीमपुर जेल में बंद अपने बेटे से मिलने भी पहुंचे, लेकिन सवालों का जवाब देने के लिए वो तैयार नहीं है। मंत्री जी के जवाब से साफ है कि वो सवालों से बच रहे हैं और अब बचने के अलावा शायद कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीते जब वो और उनके बेटे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। किसी भी धारा में एफआईआर हो, लेकिन जब तक सबूत नहीं है और जो चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं हमारी कि हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था, ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। ऐसा सभी लोग हमारे जनपद के लोग जानते हैं। बड़े विशाल रूप में वो दंगल का आयोजन होता है, तो सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक हम बनबीरपुर में ही थे। इतना ही नहीं, लखीमपुर कांड पर चौतरफा घिरने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने दावा किया था कि अगर आरोप सच साबित होंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अब एसआईटी की रिपोर्ट के बाद उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है। अजय मिश्रा टेनी को अब अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जाता है, विपक्ष इसका फायदा लेने की कोशिश करेगा, और नहीं हटाया जाता है तब भी फायदा लेने की कोशिश होगी। लगातार विपक्ष हमलावर रहेगा, तो बीजेपी को अब फायदा नहीं बल्कि कम नुकसान वाली राह पकड़नी होगी। लखीमपुर कांड के बाद ही किसान नेताओं ने सरकार से अपनी शर्तों में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग जोड़ी थी। अब इस रिपोर्ट के बाद किसान नेताओं ने सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। साथ ही इस मामले में बंद किसानों की रिहाई की मांग भी तेज हो रही है। पूरी एसआईटी ने ठीक अपनी जांच करी है। अब जो टेनी है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भी साजिश में शामिल है, भारत सरकार को उसको तुरंत हटाना चाहिए। मलाल ये भी है कि हमारे किसान निर्दोष हैं जो 302 के मुकदमे में जेल में बंद हैं। योजना इन्होंने बनाई, हत्या इन्होंने की और ये लगातार झूठ बोलते रहे। पूरा यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो झूठ बोलते रहे, टोनी जो गृह राज्य मंत्री हैं वो झूठ बोलते रहे। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्र सरकार किसानों के पिच पर कमजोर है और यूपी पंजाब जैसे राज्यों में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। इसलिए किसानों के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। एसआईटी रिपोर्ट पर भी विपक्ष ने हमला बोला है। एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके साथ उनकी टीम में है। हमने कहा उस समय भी डिस्कशन नहीं होने दी। सवाल ये है कि क्या गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सरकार को हटाना चाहिए। और यही बात विपक्ष और पूरी जनता कह रही थी। अगर दोषी है कोई जान लेने, जिनकी हत्या हुई है किसानों पे
गाड़ी से कुचल दिया गया, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे जिन पे आरोप हैं, वो कम से कम साबित तो हुआ है। जो सबसे बड़े दोषी हैं, उनके पिता जो गर्भोक्ति से किसानों को कुचलने की बात कर रहे थे, वो मंत्री बने बैठे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है। जब मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? एसआईटी की रिपोर्ट ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। इस पर अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने का दबाव बढ़ गया है। लेकिन चुनावों के मद्देनजर ये एक ऐसा फैसला है जिसमें एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई। और वैसे भी चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं, चुनावी रण में वार पलटवार तीखे हो ही जाते हैं। छोटे दलों से गठबंधन करके अखिलेश का हौसला बुलंद है। बीजेपी मोदी योगी के दम पर सत्ता में वापसी का रोड मैप बना रही है। काशी के 2 दिन के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की कमान पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली है। उधर अखिलेश सत्ता वापसी के लिए बीजेपी को सीधे टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी के हर बड़े इवेंट पर वो भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। अखिलेश के प्रचार में ये पैटर्न लगातार दिख रहा है। इसके पीछे के सियासी गणित को अब आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। काशी की ऊर्जा अक्षुण्ण तो है ही, ये नीत नया विस्तार भी लेती रहती है। सभी देशवासियों को गीता जयंती की हार्दिक बधाई देता हूं। क्या ये परंपरा है कि नहीं है कि गंगा में स्नान लेने के बाद सब पाप धुल जाते हैं? आखिरी समय पे जब आप सरकार में जा रहे हो, सरकार का जब आखिरी वक्त है वहां, तो सरकार को बचा नहीं पाएंगे। यूपी के चुनावी रण में मंगलवार को 2 महारथी एक ही मैदान पर आ गए। प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त वाराणसी में यूपी विजय का रोड मैप तैयार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वाराणसी से 65 किलोमीटर दूर जौनपुर में अखिलेश यादव ने अपना विजय संकल्प रथ उतार दिया। एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आने में अब उतनी देर नहीं लगती। रिंग रोड का काम भी काशी ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया है। बड़े वाहन और बाहर की गाड़ियां और बाहर ही निकल जाती है। जो लोग सड़क के रास्ते बनारस आते हैं, वो अब सुविधा से कितना फर्क पड़ा है, ये अच्छी तरह से समझते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और देश और दुनिया की जनता वो चीज कैसे भूल जाएगी कि जहां मां गंगा में हजारों लाशें बह रही थीं। बक्सर, गाजीपुर, बनारस, आपका इलाहाबाद, उन्नाव, कन्नौज, जहां पर शमशान में लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए, और जिस समय जनता को सबसे ज्यादा जरूरत सरकार की थी, अस्पताल की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, दवाई की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तब ये सरकार कहां थी? जौनपुर में अखिलेश यादव अपने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के साथ उतरे थे। उत्तर प्रदेश में किए गए गठबंधन की ताकत से उनका हौसला बुलंद भी था। इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के पहले दिन ही वार शुरू कर दिया। लेकिन उनका वार ही बीजेपी के लिए हथियार बन गया। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। अब उनको आदत पड़ गई है, किसको क्या बोल दें, कब बोल दें अखिलेश यादव, तो हमें भी नहीं समझ आ रहा है। अब कहीं उनको चुनाव जीतना मुश्किल दिख रहा है। पीएम के काशी दौरे पर अखिलेश का बयान अगर विपक्ष के लिए हथियार बना है, तो अखिलेश भी प्रधानमंत्री मोदी के पिछले गोरखपुर में दिए बयान को तीर बनाकर पलटवार कर रहे हैं। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। ये हमारे खून का रंग है, रंग इमोशन का है, क्रांति का है। ये ऐतिहासिक समर्थन और उत्साह जोश ये ऐलान कर रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है। अखिलेश सिर्फ जुबानी तीर ही नहीं चला रहे हैं, बल्कि एक रणनीति के तहत चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी जब वाराणसी में थे तो अखिलेश ने जौनपुर में डेरा डाल दिया। इसे ठीक 8 दिन पहले जब पीएम गोरखपुर में थे तो अखिलेश मेरठ में रैली कर रहे थे। अखिलेश की कोशिश लगातार ये है
कि किसी भी कीमत पर बीजेपी चुनाव प्रचार में उससे भारी न पड़े और साथ ही वो पिछड़ते भी ना दिखें। और इसीलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये बाइपोलर चुनाव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये मोदी वर्सेस अखिलेश, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है और इसीलिए इन चुनावों का दिलचस्प होना तय है। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वो महंगाई के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। क्या महंगाई इस बार चुनावी मुद्दा बन सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बढ़ती महंगाई से आम लोग बहुत परेशान हैं। चूंकि ये आम लोग वोटर भी हैं तो मुद्दा बनना तय है। सवाल ये है कि आखिर महंगाई बढ़ क्यों रही है, क्यों इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। सड़क पर चलने से लेकर किचन में खाना बनाने तक सबका खर्च बढ़ गया है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास पर हमेशा की तरह पड़ रही है क्योंकि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। पहले 3,000 में राशन आ जाता था, अब 5-5 हज़ार में राशन आता है। 30 से 40 रुपए बढ़ोतरी हुई है और सैलरी हम लोग की उतना ही है। अलग अलग दालों में जो ना 10 से 20% मतलब यानी कि 20 रुपए किलो की तेजी है लगभग पिछले साल से। यही हाल कमोबेश देश के हर इलाके का है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि महंगाई की मार से जनता त्राहिमाम कर रही है। कई राज्यों में चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं, इनमें पंजाब भी है। जाहिर सी बात है, महंगाई इस बार चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियां, दाल सब पिछले साल के मुकाबले महंगी होती जा रही हैं। पिछले महीने के मुकाबले भी अगर बात की जाए तो इसका जो दाम है वो काफी बढ़े हैं। दालों के रेट बढ़े हैं और राजमा के जो रेट हैं वो बढ़े हैं। अमृतसर में एक पुरानी जो 100 साल पुरानी दुकान है ग्रोसरी की, वहाँ पे खड़े हैं। मूंग पिछले साल 60 रुपए केजी था, इस साल 90 रुपए केजी है। तो 3 मूंगी का भाव है 110 रुपए केजी, पिछले साल के 90 रुपए केजी था। खासकर महिलाओं के लिए तो घर का किचन चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। राशन महंगा हो गया है लेकिन कमाई उतनी ही है, इसलिए खाने में ही कटौती करनी पड़ रही है। हर चीज के ही दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर देखो अब तो 1000 रुपए में मिल रहा है, तो सब्जियों के दाम तो डबल हो गए हैं। अब हर चीज के दाम बढ़ गए। जब 80 रुपए 90 रुपए थे, अब 150 रुपए किलो, 130 रुपए किलो सभी दालें और राजमा छोले सब बढ़ गए हैं। तेल के दाम भी बढ़े हैं, बड़ी मुश्किल से है जी। कोई पैसा तो बढ़ा नहीं रही गवर्नमेंट, तो गुजारा मुश्किल से फिर करते, चाहे जॉब है। बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दाल रोटी चलती रहनी चाहिए, लेकिन महंगाई ने तो दाल को भी थाली से करीब करीब हटा ही दिया है। दालों की कीमतें तो पिछले 1 साल में कुछ ज्यादा ही बढ़ी हैं। पिछले साल मूंग की दाल 70 रुपए किलो थी, अब ये 90 रुपए किलो हो चुकी है, 20 रुपए महंगी। चने की दाल पिछले साल 60 रुपए किलो थी, अब ये 75 रुपए किलो हो गई है, 15 रुपए किलो महंगी। अरहर की दाल पिछले साल 70 रुपए किलो थी, अब 110 रुपए किलो है, 40 रुपए महंगी। राजमा पिछले साल 80 रुपए किलो था, अब 130 रुपए किलो है, 50 रुपए महंगा। महंगाई की सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो है रसोई घर। पेट भरना इतना महंगा हो चुका है कि पूछिए वक्त। गरीबों के साथ साथ पूरा मिडिल क्लास किचन के महंगे होने से परेशान हो चुका है। राशन महंगा हो चुका है और तो और बात बात पर जो चाय की फरमाइशें होती थी, चाय पीने के जो बहाने ढूंढे जाते थे, वो भी चाय अब बहुत महंगा सौदा हो चुकी है। पिछले साल खुली चाय पत्ती 231 रुपए किलो थी, लेकिन अब ये 286 रुपए किलो हो चुकी है। यानी चाय पत्ती साल भर में ही 55 रुपए किलो महंगी हो गई है। दूध जो पिछले साल 47 रुपए लीटर था, अभी 50 रुपए लीटर मिल रहा है, 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। चीनी जो पिछले साल 40 रुपए किलो मिल रही थी, अब 42 रुपए किलो हो चुकी है, यानी किलो पर 2 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। महंगाई की मार सिर्फ चाय पीने पर ही नहीं पड़ी, खाने के तेल पर भी पड़ी है। रॉकेट की तरह बढ़ी कीमतों ने तो तेल का स्वाद ही खराब कर दिया है। सब्जियों में तेल कम पड़ने लगा है। सरसों तेल पिछले साल 134 रुपए लीटर मिल रहा था, अब ये 187 रुपए लीटर हो चुका है, 54 रुपए महंगा। सोया तेल पिछले साल 107 रुपए लीटर था, अब ये 151 रुपए लीटर है, 44 रुपए महंगा। सूरजमुखी का तेल पिछले साल 124 रुपए लीटर था, अब 164 रुपए लीटर है, 40 रुपए प्रति लीटर महंगा। वनस्पति तेल पिछले साल 100 रुपए लीटर था, अभी 138 रुपए लीटर है, 38 रुपए महंगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 3 महीनों की महंगाई दर देखें तो इसकी वजह भी समझ आती है।
इन्फ्लेशन रेट इस महीने 4.91% हो गया है। एक तरफ जहां देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से आम लोगों की जेब पे असर पड़ा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के दादर मार्केट में और ये होलसेल दुकान है। यहाँ पर लोग अलग अलग चीज़ों की खरीदारी करने के लिए हैं। कुछ गृहिणी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि उनके किचन पर इन्फ्लेशन रेट किस तरीके से हावी हुआ है। बहुत बढ़ गया, 20 से 25% तो सबका भाव बढ़ गया है। और तेल का, स्पेशली तेल का तो बहुत 50 तक का बढ़ गया है तेल का भाव। 5,000 में जब भी घर चलता था, अभी 10-15 हजार भी काफी नहीं होता है। महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। गृहिणियों को समझ नहीं आ रहा कि किचन का बजट वो कैसे संभाले। मुंबई के रहने वाली निशा तिवारी कह रही हैं कि किचन का बजट 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। बजट एकदम से हिल गया है कोरोना के बाद, तो समझ में नहीं आता कि कैसे घर चलाएं। लेकिन अभी बजट से ऊपर इतना जाता है कि प्रेशर आता है कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ से लाएं पैसा। पहले 4-5 हजार में हो जाता था महीना, अभी 10-15 हजार डालो तो भी लगता है कि कम है। निशा के पति सतीश जो एक मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, उनका कहना है कि महंगे पेट्रोल की वजह से उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है। इनकम के हिसाब से एक बजट लेके चलते, लेकिन लास्ट 6 महीने के आसपास बजट ऐसा हाई हो गया है कि जो घर 10,000 12,000 चलता था, आज 20,000 22,000 कम पड़ रहा है। मैं बाइक चलाता हूँ सर, अब बाइक जो पेट्रोल 60 70 80 90 रुपया था, आज 100 रुपये पहुँच चुका है। अब उसी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि महंगाई दर बढ़ती जा रही है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल भाव कम होना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। बेमौसम बरसात, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डीजल का महंगा होना, ये सब महंगाई को और ज्यादा बढ़ाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 1 साल में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भी बड़ा फर्क आया है। राजधानी दिल्ली को उदाहरण के तौर पर देखें तो पिछले साल आज के ही दिन पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, जबकि आज ये 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है, यानी 11 रुपए 17 पैसे कीमत बढ़ चुकी है। डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, आज ये 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, यानी 12 रुपए 80 पैसे महंगा। पिछले साल आज के ही दिन एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 644 रुपए थी, जबकि आज इसके लिए करीब 900 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी एलपीजी 256 रुपए महंगी हो चुकी है। हालांकि महंगाई से थोड़ी राहत भी मिली है, ज्यादातर सब्जियां सस्ती हुई हैं। आलू पिछले साल 40 रुपए किलो मिल रहा था, अभी 24 रुपए किलो है, यानी 16 रुपए सस्ता हुआ है। प्याज पिछले साल 46 रुपए किलो था, अभी 35 रुपए किलो है, 11 रुपए सस्ता हुआ है। हालांकि टमाटर महंगा है, पिछले साल 37 रुपए किलो था, अभी 57 रुपए किलो है, 20 रुपए महंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं एक दुकान में, सब्जी की दुकान है, और लगातार जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं सब्जियों पर, वो वाकई ही एक परेशानी का सबब है। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ जो दुकान के ओनर है उनसे भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कितनी महंगाई बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले इस साल और पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। 10% रेट बढ़े हुए हैं पिछले साल से इस साल, तो थोड़ा बहुत तो रेट बढ़े हुए, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े, ऐसे ही मार्केट के रेट बढ़ते हैं। जो आपके ग्राहक हैं वो जितनी सब्जी पहले लेके जाते थे उतनी ही अब लेके जाते हैं या उसमें भी कुछ कमी आई है? कमी तो करी है लोगों ने, खाने में कमी कर देते हैं, जब अपने बजट से हिसाब से चलते हैं लोग। लेकिन सब्जियों के सस्ते होने से घर का बजट कम नहीं होगा, क्योंकि राशन का एक बड़ा हिस्सा बेहद महंगा हो चुका है। जाहिर सी बात है, चुनावी मौसम चल रहा है तो इस पर सरकार से तीखे सवाल पूछे ही जाएंगे। महंगाई को चुनावों में मुद्दा बनाया ही जाएगा। आम जनता लाचार है क्योंकि सरकार बेकार है। जिस तरीके से आए दिन महंगाई बढ़ रही है, जनता की जेबों में डाका डाला जा रहा है, दिखाता है कि सरकार अपने अहंकार से चूर है और उनको कोई परवाह नहीं है कि किस तरीके से जनता महंगाई की मार से हो रही है। सरकार को भी अंदाजा है कि महंगाई पर विपक्ष उसे घेरने वाला है, लेकिन सवाल तो आम आदमी का है, क्योंकि महंगाई की मार सबसे ज्यादा उसी पर पड़ती है। घर का बजट उसी का बिगड़ता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि महंगाई पर काबू करे, जिससे आम लोग राहत की सांस ले पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।